जो पुराना सेक्शन था ना, मतलब पुराना जो जीआरई था उसके अंदर ये था कि आपके पास दो राइटिंग के ना सेक्शन होते थे। एक आर्ग्यूमेंट टास्क होता था और एक इशू टास्क होता था, और दोनों के 30-30 मिनट्स होते थे। ठीक है। और आपने तकरीबन 500 वर्ड्स जो है ना दोनों के लिखने होते हैं। ठीक है। लेकिन जो अब न्यू जीआरई पैटर्न आया ना 22 सितंबर से, उसके अंदर सिर्फ इशू टास्क होगा। ठीक है। आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी। ठीक है। और उसको आपने ना उसके आपने सबसे पहले आपको प्रोसीजर बता दूं क्या करना होता है। उसको आपने उसके पॉइंट्स बनाए हैं आप सब, जैसे आपका आइल्स आपने दिया हो। तो आइल्स के अंदर क्या होता है कि जो राइटिंग टास्क 2 होता है, उसके अंदर आपने 200 टू 250 वर्ड लिखने होते हैं। सही है। तो इसके अंदर क्या है, काम सेम करना है आपने, लेकिन थोड़ा सा ना पैराग्राफ ज़्यादा हो जाएंगे। टोटल 500 तक वर्ड्स तक आपने इसको लेके जाना है। ठीक है। और इसमें भी जो स्कोर आएगा ना बैंड, वो बैंड की फॉर्म में आता है 6 में से। ठीक है। तो कोशिश करने इसमें 4 से ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि 4 तो मिनिमम है ना। ज़्यादा हो तो बेटर होता है, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ना आपका क्वांट स्कोर देख रही होती है। अगर आप सीएस में अप्लाई कर रहे हैं या मैथमेटिक्स में अप्लाई कर रहे हैं ना, वो आपका स्कोर देख रही होती है क्वांट का। ठीक है। क्वांट में आपके ज़्यादा नंबर होने चाहिए। ठीक है। और ये मैटर करता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता ही है। लेकिन एवरेज मतलब 80% यूनिवर्सिटी जो है ना वो क्वांट का स्कोर जो है ना ज़्यादा देखती हैं। ठीक है। लेकिन आपका अगर राइटिंग का पेपर जो वो अच्छा हो जाए ना, तो आपका एक क्या कहते हैं टेम्पो सेट हो जाता है पूरा पेपर के लिए। ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि आपने ये राइटिंग का पेपर अच्छा अटेम्प्ट किया है। उसके बाद आपके क्वेश्चन जो कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट कर जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया है कि इशू टास्क हम क्या करेंगे, इशू टास्क करेंगे। ठीक है। आर्गुमेंट टास्क जो है अब बिल्कुल नहीं आएगा न्यू जीआरई पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, इशू टास्क में ये होता है कि जैसे ये आपको स्टेटमेंट गिवन होती है। ठीक है। आपने क्या करना है, उसको सबसे पहले स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। और उसके दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स होंगे और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, दोनों को कंसिडर करना है, और आप उसमें वो चीज़ देखें कि आप किस नेगेटिव पे ज़्यादा लिख सकते हैं या पॉजिटिव पे ज़्यादा लिख सकते हैं। जिस एस्पेक्ट पे आप ज़्यादा लिख सकते हैं और आपको लगता है कि आप उस पर कॉन्फिडेंट हैं, तो आप वही उसी चीज़ को लेके चलें। ठीक है। तो क्योंकि हमने इसके वर्ड्स करने होते हैं ऑलमोस्ट 500 से ऊपर। ठीक है। तो अगर आप कम वर्ड्स करेंगे ना 450 या 400, तो वो कम बैंड आपके आएंगे। सही है। तरीका वही है जैसे हम राइट आइल्स के अंदर करते हैं। ठीक है। पहले एक पैराग्राफ होता है इनिशियल। ठीक है। तो और एक होता है आखिरी कंक्लूजन। ठीक है। इनिशियल में आप अपने ऐसे की टोन सेट करेंगे कि आपने क्या अंडरस्टैंड किया है स्टेटमेंट से। ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएंगे फर्दर, एक दो लाइंस कि आप किस क्या चीज़ समझते हैं। और आखिरी जो लाइन होती है ना उस पहले पैराग्राफ की, उसके अंदर आपने ये करना है कि बताना है कि आप किस साइड पर हैं, पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे उसको या नेगेटिव की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। और सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ जो है ना, या और अगर आपने चाहते हैं तो सिक्स पैराग्राफ, मतलब टोटल बीच के ना 4 पैराग्राफ जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं, उनको आपने उनके टोटल 4 हर पॉइंट जो आपने बनाया होगा अपने ध्यान में, या आप पहले लिख लें। ठीक है। कि ये इस पॉइंट पे मैं बोलूंगा, इस पॉइंट पे बोलूंगा। ठीक है। वो आपने पॉइंट की फॉर्म में लिख लिया, और उस पॉइंट का आपने पूरा पैराग्राफ आपने लिख देना उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है। सपोर्टिंग एग्जाम्पल के साथ। सही है। और इसके अलावा क्या है, कंक्लूजन में जिस सेम एज आइल्स टास्क 2 में आप करते हैं कंक्लूजन, टू कंक्लूड से स्टार्ट करें, टू सम अप से स्टार्ट करें। इस तरह के वर्ड्स आप फैंसी वर्ड्स थोड़ा यूज़ करें। और इसी तरह। और जैसे आप बॉडी पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, इस तरह के वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। इन एडिशन टू, इस तरह के वर्ड्स जो है ना आपने लाजमी यूज़ करने हैं। और थोड़ी सी जो है ना वोकेबलरी इसमें ज़्यादा यूज़ करनी है। ठीक है। जो आपने वर्बल के लिए प्रिपरेशन की होगी ना, उसके अंदर आपने प्रिपेयर किया होगा वोकेबलरी। ठीक है। तो थोड़े से इम्प्रूव वर्ड जो है ना, बिल्कुल आइल्स में तो ये होता है कि आप थोड़े से डिफरेंट वर्ड कर सकते हैं, इजी वर्ड्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो इसके अंदर जो आपका बैंड आता है ना 6 में से, तो उसको आप वोकेबलरी जज कर रहे होते हैं। वोकेबलरी आपकी काफ़ी अच्छी होनी यूज़ होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है। और
जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपका टोन सेट करेगा, ठीक है। तो आपने इस पे थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा लगाना है, बिल्कुल सिर्फ 3 या 4 दिन ना लगाएं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें इसकी। और कोशिश करें कि 30 मिनट्स के अंदर ना पहले तो आप टाइमर के साथ ना करें, ठीक है। और अगर आप कंप्यूटर बेस करना चाह रहे हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, सही है। अगर आप पेपर पे से टर्न करेंगे तो आप कोशिश करें कि आपकी स्पीड जो है ना लिखने की वो थोड़ी अच्छी हो, सही है। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक तो मुझसे पूछ लें। अच्छा चले, नहीं है क्वेश्चन तो हम ना बता देता हूँ मैं आपको। ये हम पहला टास्क जो है ना पढ़ते हैं। इन एनी फील्ड ऑफ एंडेवेयर, ठीक है, इट इज पॉसिबल टू मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन विदाउट फर्स्ट बीइंग स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट अचीवमेंट्स इन दैट फील्ड। अच्छा, वो कह रहा है कि कुछ लोगों के हिसाब से ये होगा कि पास्ट अचीवमेंट को देखते हुए लोग क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे कि इस बंदे ने काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन की है। सपोज आप इसमें आपको देख के एग्जांपल आएगी कि आइंस्टाइन को आपने देखे तो उसने फिजिक्स में बड़ा काम किया है। तो आप उसकी एग्जांपल लेके कह सकते हैं कि अगर उसने वो कर सकता है बंदा तो हम भी कर सकते हैं। यानी कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में इसको लेके लेके जा सकते हैं, इसके सपोर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा कि आप इस तरह लिख सकते हैं कि कभी ना कभी किसी ना किसी ने बंदे ने तो फर्स्ट में ट्राई किया होगा ना, तभी जैसे आइंस्टाइन से पहले अगर किसी ने कोई चीज़ ट्राई ट्राई नहीं की, आइंस्टाइन वो पहला बंदा था जिसने वो ट्राई किया। तो आप इसमें भी इसकी तरफ भी लेके जा सकते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके अचीव कर पाएँ। आप खुद भी पहला बंदा भी बंदा जो होता है ना जो बिना डालता है वो भी बंदा कर सकता है इस तरह। अच्छा, तो अगर आपको लगता है कि आप इसके पॉजिटिव में ज़्यादा लिख पाएंगे तो आप पॉजिटिव में लिखें। और अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिव एस्पेक्ट में ज़्यादा लिख पाएंगे तो आप नेगेटिव में ले जाएं, ठीक है। अच्छा, इसने स्ट्रेटजीज में ये जिक्र किया हुआ है। यू माइट बिगिन बाय रीस्टेटिंग द इशू। इन दिस केस द इशू इज नेगेटिव स्टेटमेंट दैट इंक्लूड्स द वर्ड इम्पॉसिबल। उसने इम्पॉसिबल की बात किया ना इसमें कि क्या कहते हैं पास्ट अचीवमेंट्स को देख के ही बंदा कर रहा होता है। आप इसको पॉजिटिव में भी लेके जा सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप जिस तरह ऐसे लिख लिख सकें। वो इस बात पे नंबर नहीं काट रहे होते कि आपने एग्जामिनर से डिफरेंट, एग्जामिनर का अगर पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो और आपका डिफरेंट हो तो इस बात पे नंबर नहीं कटते। वो आपके वो कैप और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वगैरह पे नंबर दे रहे होते। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने 500 वर्ड्स तो मिनिमम मिनिमम पूरे करने ही करने हैं, ठीक है। उससे कम जो है ना आपके नंबर जो है ना वैसे ही कम हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, आपने क्या करना है उनको 500 वर्ड्स को 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट भी करना है, ठीक है। क्योंकि आपका टोटल जो टाइम है ना न्यू जीआरई के अकॉर्डिंग वो 1 आवर 58 मिनट्स है, यानी ऑलमोस्ट 2 आवर्स हैं, ठीक है। और पहले 30 मिनट्स आपको ऐसे आएगा, ये इशू टास्क आएगा, सही है। नेक्स्ट में आपको आएगा क्वांट या वर्बल में से सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और उसमें ये होगा कि नया जो पैटर्न आया उसके अंदर क्वांट के अंदर 2 सेक्शन है और वर्बल के भी 2 सेक्शन है। 13 13 मेरे ख्याल से 13 या 14 करके आएंगे सवाल। अगर आप पहला सेक्शन जो क्वांट का है वो अच्छा अटैम्प्ट करते हैं तो नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा वो थोड़ा मुश्किल आएगा, ठीक है। और आपके बैंड्स भी फिर अच्छे ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि जब मुश्किल होता है तो आपके नंबर कम कटते हैं, सही है। और एक और चीज़ है, अगर आपने आपका पहला सेक्शन अच्छा नहीं होता तो दूसरा सेक्शन जो थोड़ा आसान आता है लेकिन उसमें फिर बैंड कह रहा हूँ आपके नंबर कम आएंगे, ठीक है। और उसका जो टोटल टोटल जो क्वेश्चन हैं वो हैं 27 क्वांट के, और मेरे ख्याल से वर्बल के 27 है, और 40 मिनट्स में ना अटेम्प्ट करना होता है। अच्छा, इसमें ये है कि आपने 20, हाँ 27 का जिक्र कर रहा था मैं, 27 दोनों में है, ठीक है। एक में आपको 40 मिनट्स मिलेंगे और मेरे ख्याल से क्वांट में थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा मिलता है, ऑलमोस्ट 1.5 मिनट पर या थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कोशिश करें जो आसान क्वेश्चन है ना उसमें तो आप ना गलती ना करें। थोड़ा सा अगर टाइम ज़्यादा भी लग रहा है ना उसमें तो आप लगा दें और उसको सही करने की कोशिश करें। जल्दी जल्दी में ना ये होता है कि आप ऑप्शन गलत चूज ना कर बैठे उसमें। तो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन इजी है तो आप उसको कोशिश करें कि आराम से इजी होके करें, क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ ना तो उसमें लगता है कि क्वेश्चन इजी है, ठीक है। लेकिन सीन ये होता है कि जब आप ऑप्शन जल्दी से टिक कर देते ना कि आप टाइमर
तो आपको होता है प्रेशर के, जब पेपर के ज़रा अलग ज़रा प्रेशर होता है। तो जब टाइमर होता है ना तो आप कहते हैं कि इसको ज़्यादा टाइम ना दें, हम आगे मूव करते हैं इसको जल्दी सॉल्व करके। लेकिन आप कोशिश करें इजी सवालों में ना आपने नंबर जाने नहीं देने, ठीक है। वो आपके ये जो है ना पक्के होने चाहिए नंबर, ठीक है। जो मुश्किल सवाल है ना आप उसको, जैसे आपने पढ़ा सवाल, ठीक है, और आपको लगा कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, 2 मिनट 2.5 मिनट लग जाएंगे, तो आप उसको स्किप करें, नेक्स्ट नेक्स्ट को सवाल पर करें, ठीक है। तो आप जो मुश्किल सवाल है ना वो आप कोशिश करें एंड पे करें, जो इजी इजी सवाल है ना वो पहले अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। और बंदे को पता होता है कि उसको किस तरह के सवाल जो है ना तंग करते हैं, तो वो बंदा वो स्किप करे, और जो इजी सवाल है ना, जो इजी चैप्टर उसने प्रिपेयर किए हुए हैं वो ज़्यादा फोकस होकर करे। अच्छा, 40 40 मिनट्स वो हो गए। मेरे ख्याल से जो क्वांट है ना वो ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का होता है। 27 क्वेश्चन है और 50 मिनट्स होंगे, और जो वर्बल है उसमें 27 क्वेश्चन होंगे और 40 मिनट्स होंगे, तो टोटल 1 आवर, मतलब 2 घंटे के अराउंड का टेस्ट होगा, ठीक है। और एक और बात आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है, आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी सर। हम्म। अच्छा, आप लोग साथ साथ वो कर रहे हैं ना वोकैब, अगर आपने दिसंबर में देना तो आपने लाजमी वोकैब पे ध्यान जरूर देना, और जीआरई के अलावा फिर कुछ और प्रिपेयर ना करें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जीआरई प्रिपेयर करें। अगर आपने आइल्स आइल्स जो है, अगर आपने 20 जैसे मैंने आपको बताया वो 2025 के लिए करना है, तो आप पहले जीआरई दे दें, ठीक है, क्योंकि ये 5 साल की वैलिड है। और आइल्स तो आप नेक्स्ट ईयर जुलाई तक या जून जून जुलाई अगस्त तक दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आइल्स की वैलिडिटी 2 ईयर्स तक है। तो अगर जिन्होंने फॉल 24 के लिए अप्लाई करना है तो उनके लिए तो दोनों ही इकट्ठे देना जरूरी है दिसंबर से पहले पहले। अच्छा, और आप ना जिन्होंने अगर 25 में भी अप्लाई करना है तो ईमेल करना स्टार्ट कर दें अब, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने प्रिपेयर करना भी स्टार्ट कर दें, ताकि नेक्स्ट ईयर जो है आपको प्रॉब्लम ना हो, आप सिंपल आइल्स की ही पे फोकस कर रहे हो। सही है। अच्छा, चलें हम ना इस पे वापस मूव करते हैं। अच्छा, उसने कहा इन अदर वर्ड्स द ओनली वे दैट इज पॉसिबल टू मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन एनी फील्ड ऑफ एंडेवर इज टू फर्स्ट बी strongly influenced by past achievement in that field, or the only possible way to make a significant contribution in any field of endeavor is to first be strongly influenced by past achievement in the field। यानी कि आप दो एस्पेक्ट्स लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बाय पास्ट अचीवमेंट्स से भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस केस में मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं अगर लिख होता तो इसमें मैं यही इसी यही जाता कि स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट्स होती हैं, तो क्योंकि मैं इसके अंदर एग्जांपल ज़्यादा दे सकता हूँ कि पास्ट अचीवमेंट जिसके पास होती हैं उसी को हम देख के है ना इंस्पिरेशन लेते हैं, और आगे मूव करते हैं चीज़ें इसी तरह। अगर हम स्टार्ट कर रहे होते हैं क्या कहते हैं शुरू से, या हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं होती, तो हम क्या करेंगे कि हम किसी से पूछ नहीं सकेंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि हम जाना किस तरह, क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है। लेकिन जब हमारे पास एक प्रीवियस एग्जांपल होती है ना, तो हम जो है ना उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे ये देखें, द ओनली पॉसिबल वे है, इज देयर एनी नो अदर वे टू मेक ह्यूमन कंट्रीब्यूशन, इज नथिंग रियली ओरिजिनल, इज एवरीथिंग डेरिवेटिव। अच्छा, इन एनी फील्ड ऑफ देयर, अच्छा इसने सारे ये पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड का भी पॉइंट लिखा हुआ है उसने, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल देने की कोशिश करें, जैसे कि मैंने आपको न्यूटन न्यूटन बोला, आइंस्टाइन बोला, तो आप इसमें एग्जाम्पल ले लें, या आपको कोई और एग्जाम्पल लगती है कि उसने कोई काम किया हो मेडिसिन की, जैसे उसने जो है ना अल्टरनेटिव में देखें, लिखा हुआ है कि मेडिसिन में फ्लेमिंग और पेनिसिलिन जो उसने इजाद की थी, तो उसने कि एक बना डाली उसने सबसे पहले एक मेडिसिन की, उसके बाद आने वाली मेडिसिन उसको देख के बनती रही। तो ये चीज़ें हैं। और गैलीलियो से भी हम कह सकते हैं कि उसने एस्ट्रोनॉमी में काम किया, ठीक है, वो पहला बंदा था जिसने टेलीस्कोप के थ्रू ये चीज़ें डिस्कवर की, ठीक है। उसके बाद आने वाले जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने उसके काम को देखते हुए काम आगे बढ़ाया। तो आर्ट में हम जैसे पिकासो और क्यूबिज्म का नाम लेते हैं, तो आप ये दो तीन जो है ना एग्जांपल रख लें, ताकि आपको एक पैराग्राफ एक बंदे पे, दूसरा पैराग्राफ दूसरे, और तीसरा तीन बंदे तीसरा पैराग्राफ तीसरे बंदे पे, इस तरह। अब ये देखें, उसने क्या कहते हैं, मैं आपको इसका वो भी दिखाता हूँ, उसने सैंपल ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। अब उसने ना क्या किया है, इसने मैंने जो पढ़ा था ना इसके अंदर, उसके अंदर सारा जैसे ये पेनिसिलिन का जिक्र किया है वो एग्जांपल दी हुई है, उसके बाद उसने एग्जांपल दी हुई है एलसीडी
क्रिएट होने की, ठीक है। एलसीडी जिसने बनाया था उसके बारे में जिक्र किया हुआ, ठीक है। और यूरोपियन जो कल्चर था, वो आप पिकासो की एग्जांपल भी दे सकते हैं कि किसी को देख के वो चीज़ करना। अच्छा, जैसे कि इन्होंने प्रोफाउंड वर्ड यूज़ किया हुआ, ठीक है, इस तरह के आपने वर्ड यूज़ करने, ताकि ना हार्नेसिंग यूज़ हुआ हुआ। थोड़ी सी ना आप आसान इंग्लिश ना कीजिएगा, और आपके बैंड फिर वो बहुत लो आएंगे। थोड़ा सा इसमें ना प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपने आइल्स राइटिंग टास्क 2 किया हुआ है ना, तो आपको मुश्किल नहीं होगी ज़्यादा। और क्या कहते हैं, आई आई शार्ट किया वो तो मुश्किल इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसी को ही देखते हुए आप क्या करेंगे, आपने उसी पैटर्न पे इसको इनहेंस करना थोड़ा सा, क्योंकि आपने इसको थोड़ा सा ज्यादा करके लिखना है। हर पैराग्राफ को, जैसे आप आइल्स में 3 या 4 लाइन लिखते थे, आप उसको ज्यादा फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, ताकि चीजें जो है ना आसान, मतलब कि आप लिख सकें 500 वर्ड्स तक, जो मिनिमम है ना रिक्वायरमेंट, वो पूरी कर सकें। अच्छा, 500 मिनिमम आप नहीं पूरी करते ना, तो आपके पहली बैंड आपको समझ लेंगे कट जाएंगे। कोशिश करें उसको किसी तरह आपने 500 तक लेके ही जाना, ठीक है। और 30 मिनट्स का जो टाइमर है ना, वो भी आपने जहन में रखना है, इसके अलावा जो है ना गुजारा नहीं। अच्छा, आप लोग ना अपने एंड पे इसको देखिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आज ना और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मुझसे पूछें। मैं आपको इस अभी ना वोकेबलरी की तरफ लेके जा रहा हूँ कि हम वोकैब कर लेते हैं आज। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं अभी तक? चलें हम फिर वोकैब की तरफ चले जाते हैं जी। चैट में क्वेश्चन आया, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बता दें। अ, आपने मुझे समझ नहीं आई कौन सी यूनिवर्सिटी की बात करें आप। कौन सी मतलब कि जो अप्लाई करना है हमने? अच्छा, अप्लाई करना है, हाँ वो मैं बता देता हूँ कि आप अपने किस तरह कर लेते हैं ये अप्लाई, वो मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ। अच्छा, ये देख लें आप, ये मैंने खोला हुई था। ये वेबसाइट है यूएस न्यूज़ के नाम से। आप इसमें ना टॉप 200 जो है ना यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं कंप्यूटर साइंस की ना। तो आप इसमें से जाके ना रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। आप क्या करें, जैसे आपने सपोज ये यूनिवर्सिटी में ना ले लेता हूँ। मैं आपको एक आसान सी जो है ना, जो कॉमन यूनिवर्सिटी, वो मैं देख रहा हूँ कि अगर वो मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल है। अच्छा, जैसे कि ये है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन डियरबॉन्ड, ठीक है, ये भी काफ़ी कॉमन है। और इसमें मेरे ख्याल से जीआरई की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने, अच्छा, आपने जो यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है ना, आपने टोटल अप्लाई करना है कम से कम 12 to 13 यूनिवर्सिटी तो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें से 2 या 3 सिलेक्शन इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे, अगर आपकी प्रोफाइल आपने सही तरह देख के आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है। अगर आइल्स की रिक्वायरमेंट उधर 7.5 है और आपका 6.5 है, तो आप उसमें अप्लाई जो है ना करें, ठीक है। अगर प्रोफेसर ने आपको एग्जाम्पशन दे दी है कि आप आइल्स बाद में इम्प्रूव करके दे सकते हैं, तो तो आप तब आप अप्लाई करें, वरना आपकी पहली एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। आइल्स आपने जो आपको प्रोफेसर गो हेड दे दे, तभी आपने फिर उसमें अप्लाई करना है, ठीक है। और बाकी उन यूनिवर्सिटीज में को टारगेट करें जिसमें आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ना ये ले लेता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ माइंड, यूनिवर्सिटी ऑफ माइंड। अच्छा, इसके साथ आपने ना लिखना है CS PhD रिक्वायरमेंट। अच्छा, मैं PhD इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने सबने ना PhD में ही अप्लाई करना है, और PhD में स्कॉलरशिप भी ज़्यादा होती है, ठीक है। PhD प्रोग्राम में लिखते हैं यहाँ पे, लिखना था रिक्वायरमेंट्स, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अच्छा, एक वेबसाइट है YM ग्रेड के नाम से, उसके अंदर ना इंफॉर्मेशन ये गिवन होती है कि लोगों की अपनी प्रोफाइल शेयर होती हैं। लोगों ने अपने बताया होता है कि मेरा इस GPA पे एडमिशन हुआ, मेरा ये प्रोफाइल थी, यानी कि मेरा ये GRE स्कोर था, ये मेरा आई स्कोर था, ठीक है। और ये तीनों, मतलब तीनों चीज़ें मेंशन होती हैं, और उस पर मेंशन, और उससे आपका आइडिया ये हो सकता है कि इस यूनिवर्सिटी में है ना, कि मेरे चांसेस कितने बनेंगे। अगर आपकी उस बंदे की प्रोफाइल कंपेरेबल है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रोफेसर ने गो हेड नहीं भी दिया ना, अगर और आप उस वेबसाइट जाके चेक कर लेते हैं कि इस बंदे का इसमें एडमिशन हो गया, तो चांस है कि आपका भी हो जाएगा। तो लेकिन ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन कि कितने अप्लाई करते हैं उस साल। अगर उस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा लोगों ने और ज़्यादा अच्छे लोगों ने अप्लाई किया होगा, जिनकी प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी होगी, तो फिर उस साल फिर उनका मतलब कि एडमिशन फिर मुश्किल होगा उसमें।
अच्छा देखें इसमें जैसे मैंने लिखा हुआ है, successful applicants usually have a grade point of at least 3.5 on 4 scale. Normally no applicant will be considered who has less than 3. 3 से तो कम अप्लाई कर ही नहीं सकता ना, ठीक है। और क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनेशनल स्टूडेंट विल नीड टू सबमिट टोफल या और आइल्स स्टूडेंट या 6.5 से नहीं होना चाहिए कम कोई भी बैंड, और 7 जो है एवरेज होना चाहिए। यानी कि 6.5 वाला जिसका बैंड है वो अप्लाई नहीं कर सकता इस पे, अनलेस कि प्रोफेसर इसको गो हेड दे दे, ठीक है। यूजली जिन यूनिवर्सिटीज से 7.0 होता है वो टॉप 100 में आती हैं यूजली, ठीक है। और वो अच्छी स्टेट्स में भी होती हैं। अगर वो टॉप 100 नहीं आ रही, इसका मतलब है कि वो किसी महंगी जगह पे है या उसकी स्टेट जो है बहुत अच्छी है। और यहाँ पे लिखा है ऑल ईयर जनरल स्कूल आर रिक्वायर्ड बाय स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग, ये वी डू नॉट रिक्वायर द सब्जेक्ट। अच्छा सब्जेक्ट नहीं चाहिए हमें, जनरल उनको चाहिए जीआरई, ठीक है। और जीआरई स्कोर चाहिए ही चाहिए, उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कितने चाहिए, लेकिन उनको एटलीस्ट चाहिए ही है। अच्छा जिनका जीपीए जैसे 3.5 से ऊपर है वो तो इनकरेज है कि लाजमी अप्लाई करें, और जिनका आइल्स भी 7 से ऊपर है उनके चांसेस भी हैं बढ़ जाएंगे इसमें। और जीआरई स्कोर आपने मेंशन नहीं किया हुआ कितना चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर हो, ठीक है। अब ये देखें इन्होंने कहा जीआरई स्कोर चाहिए, ठीक है। अब आप इसमें अगर आपने जीआरई नहीं दिया हो तो आप अप्लाई ना करें इसमें, फिर क्योंकि फायदा ही नहीं है, आपकी एप्लीकेशन आगे जाएगी ही नहीं अब। और अगर आप फीस भी दे रहे हैं इसकी तो फिर और फिर नुकसान है। तो चीज़ें आप पहले सबसे पहले क्राइटेरिया मीट करें सारे, उसके बाद देखें कि अब आपका क्या बन रहा है, ठीक है। तो आपने तब इसी तरह आपने 12 जो है ना 12-13 यूनिवर्सिटीज जो है ना शॉर्टलिस्ट करनी है, ठीक है। और ये भी देखना है कि आपने एलओआर जो है आपके तीन रेफरीज जो हैं वो 15 की 15 में आपको रेफर कर भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल जैसे आप ले लेते हैं हैकाथॉन में जाके एंड हैकाथॉन सॉरी रेफरेंस लेटर, तो अब वो तो अननोन बंदा है, आपने सिर्फ 3 या 4 दिन उसके साथ काम किया हुआ। जी क्वेश्चन है आपका तो पूछें। जी, एलओआर का क्वेश्चन था। तो यूजली वो हैकाथॉन के एलओआर पे चल जाते हैं या हमें यूनिवर्सिटी वगैरह का भी एलओआर चाहिए होता है? अगर फॉर एग्जांपल रिकमेंडेड। हमने जी नहीं जी। किया हुआ, यूनिवर्सिटी के टाइम में कोई ऐसी पार्टिसिपेशन की नहीं थी, तो वो फिर उसका क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से आपने लेना है एलओआर। हाँ, चाहिए होता है या नहीं होता? और मैं हाँ ये जी। पूछना चाह रहा हूँ, चाहिए होता है तो फिर वो कैसे लेंगे, क्योंकि अगर हमने पार्टिसिपेशन ही ना की हो यूनिवर्सिटी में किसी चीज़ एलओआर बेसिकली आप कोई किसी भी पीएचडी प्रोफेसर जो आपने जिसे पढ़ा हो यूनिवर्सिटी में आप उससे ले सकते हैं, जिसका और कोशिश करें कि उसका उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेड अच्छा हो, ठीक है। जो सीनियर टीचर्स होते हैं हर यूनिवर्सिटी में, और कोशिश करें उस टीचर की प्रोफाइल अच्छी हो, उसके रिसर्च जो पेपर होना वो अच्छे हो, क्योंकि आपने एलओआर में ना उसका जब स्टार्टिंग में आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना कि इसने इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की हुई है, तो वो काफ़ी मैटर करता है। क्योंकि मेरे ना एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, वो यूएस में है, उसने जो एलओआर लिया था ना वो उस यूनिवर्सिटी में जिसने अपने अप्लाई करना था ना, उसने उस बंदे से ही एलओआर लिया है जिस जो उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, ठीक है। और इस वजह से उसकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, और उसका जो एडमिशन जो था उसका जीपीए कम भी था, और फिर उसको एडमिशन भी मिल गया इस वजह से कि उसने जो रेफरी जो था ना उसका वो उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था। तो ये जो है ना काफ़ी मैटर करता है। तो कोशिश करें कि इंटरनेशनल लोगों से आप ले लें दो। सपोज हम ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज में ना 3 रिक्वायरमेंट होती है कि आप ना 3 एलओआर लेंगे, ठीक है। तो आप एक जो है टीचर से ले लें, ठीक है, और 2 जो है इंटरनेशनल ले लें, बल्कि 3 या 4 इंटरनेशनल ले लें। उसकी वजह ये है कि आपने 15 जगह अप्लाई करना है। अब 15 जगह जब आपने अप्लाई करना है, तो जो इंटरनेशनल वाला बंदा है वो तो कहेगा भाई ये तो सीन बैड है कि 15 के 15 अप्लाई करना, तो वो उससे बचने के लिए ना आप क्या करें, अलग अलग कर लें। 4 या 5 होंगे ना आपके पास ऑप्शन, तो उससे ये फायदा होगा कि आप 5-5 को उनको कह दें कि डिवाइड हो जाएंगे ना, कि इसमें आप इधर भेज दें, इसको आप इधर भेज दें, तो इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा उन लोगों के लिए। लेकिन जब जब आप 15 के 15 उनको कह देंगे कि भाई मैंने 15 जगह अप्लाई करना है, और तो वो फिर ना सीन थोड़ा सा ना हो जाता है। क्योंकि मैं मुझे भी थोड़ी सी आई थी डिफिकल्टी जब मैं अभी एप्लीकेशन फिल कर रहा था, तो उसमें मैं फिर सोच रहा था कि मैं किस इसको 15 जब मैंने यूनिवर्सिटी जब मैंने शॉर्टलिस्ट करनी है, तो अब मैं एक ही बंदे को 15 वो भेजूंगा। चलो आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से तो करवा सकते हो क्योंकि आपकी उसके साथ 4 साल जो है ना बनी हुई है, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेशनल है ना वो थोड़ा सा अजीब लगता है इस तरह पूछते हुए या कहते हुए ना। तो आप कोशिश करें कि 3 या 4 इंटरनेशनल से ले लें और एक इंटरनेशनल कर लें, ठीक है। तो टीचर से ये होगा कि आपकी बनी भी होगी और आप 15 के 15
अप्लाई कर सकते हैं। और कोशिश ये करना, और बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि LOR जब आप टीचर से लें ना, तो आप खुद पहले लिखें और फिर उनको पहले रिव्यू करवा लें इधर से, फिर आप उनको भेजें। खुद LOR लिख के आपने रिव्यू करवाना है, फिर आपने टीचर को भेजना है, उसके बगैर जो है ना फायदा। और काफ़ी देख रही होती है इन चीज़ों को। और SOP LOR जो है ना काफ़ी रोल प्ले करता है आपके एडमिशन के लिए। ठीक है, और SOP में आपने नाम जरूर मेंशन करना है प्रोफेसर्स का, जिन्होंने गो हेड दे दिया कि आप अप्लाई करें। ठीक है, फिर कंडक्ट हो सकता है। अगर इंटरव्यू ना भी हो तो आपको चांस होते हैं कि 80% 90% पे चांस हो जाते हैं कि आपकी प्रोफाइल जरूर व्यू होती है, और चांस भी है कि आपका एडमिशन हो जाए। तो टॉप जो 50 यूनिवर्सिटीज है ना, अगर आपका GPA 3.5 से कम है तो टॉप 50 यूनिवर्सिटी को टारगेट बिल्कुल ना। अगर GPA 3.5 से ऊपर है और GRE भी अच्छा है, फिर आप टॉप 50 यूनिवर्सिटी टारगेट करें। बेसिकली गोल इज टू एंटर इनटू US, कि नॉट कि हम बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाएं। ठीक है, कोशिश ये करें कि आप IELTS और GRE जो है ना आप कंपनसेट करें आपके GPA, अगर आपका 3.3 या 3.4 है। क्योंकि मैं कुछ यूनिवर्सिटी देख रहा था, उसमें GPA, एक मिनट में आपको एक यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ। ये देखें, एक यूनिवर्सिटी है स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी। इसमें एवरेज जो GPA जो चाहिए होता है ना, वो चाहिए 3.884। अब ये एवरेज है, किसी का 3.9 भी होगा, 3.99 भी होगा। ठीक है, किसी का 3.8 भी होगा। तो अब आपका जब 3.3 होगा तो आप कोशिश करें इसमें ना ही अप्लाई करें, फिर अगर आप फिर फीस भी देनी पड़ जाती है। और इसमें अगर आपका GPA 3.9 है तो आप जरूर अप्लाई करें। और इसमें GRE की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और आपको फिर वेवर भी मिल जाएगा। ये यूनिवर्सिटी है, स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी है। अच्छा, तो ओवरऑल जो है ना काफ़ी कम्पिटिटिव होता है, तो कोशिश करें कि जो लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, चलिए मैं आपको वेबसाइट खोल के भी बता देता हूँ। YM ग्रेड, अच्छा, ये ना मैं चेक कर रहा था किसी रैंडम यूनिवर्सिटी के ना, कि किस तरह ओवरऑल प्रोफाइल क्या होती है, कि किस तरह आप ओवरऑल कहाँ स्टैंड करते हैं। देखें, ये जो ओवरऑल ये उन्होंने ना, ये वेबसाइट है YM ग्रेड के नाम से, ये बताती है ये लोग ना इस पे आगे पोस्ट करते हैं अपना ना, कि मेरा इतना GPA था, इतना मेरा GRE था, और इतना मेरा IELTS था, तो उस बेस और इसके पे ना मेरा स्कॉलरशिप हो गया या एडमिशन हो गया। तो इस यूनिवर्सिटी का जो जैसे नॉर्थ डकोटा है, इसमें उन्होंने एक्सेप्टेंस रेट बताया हुआ है कि 40% होता है। मास्टर का और PhD का 40.9 है, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ, 1/2 की रेशो है। तो अगर आपका GPA अच्छा है, 3.5 है, तो और GRE स्कोर भी इस स्कोर से ज़्यादा है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और इसके यहाँ पे फीस भी लिखी होती है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट भी गिवन है, डेडलाइन भी गिवन होती है, और ये चीज़ें काफ़ी, हाँ। और अब अच्छा, सबसे पहले ना जब आपने शॉर्टलिस्ट कर ली ना यूनिवर्सिटी, अ, सबसे पहले आपने जब शॉर्टलिस्ट जो आप यूनिवर्सिटी कर रहे हो ना, आपने क्या करना है कि अक्टूबर के 15 तारीख से पहले पहले जो है ना आपकी यूनिवर्सिटी सारी शॉर्टलिस्ट हो जानी चाहिए। क्योंकि मोस्टली की डेडलाइन जो होती हैं वो है, कुछ की 1 दिसंबर भी है, कुछ की ज़्यादातर जो मैंने देखी है वो 15 दिसंबर है। तो आपके पास 2 महीने जो है ना ये चीज़ें हैं। आपने अपना SOP भी प्रिपेयर करना है, आपने LOR जो है सबमिट कराने में टाइम लग सकता है आपके रेफरी को। ठीक है, तो उसने उसका भी मार्जिन रखना है। ठीक है, और आपने IELTS का जो स्कोर है, वो कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि आप वैसे ही अपलोड करते हैं, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा ना, तो आप भिजवा सकते हैं IELTS का स्कोर। ठीक है, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज ये कहती हैं कि आप ना अपने ब्रिटिश काउंसिल वालों की वेबसाइट पे जाके कहें कि वो स्कोर भिजवाएं। अच्छा, वो फ्री भेज देते हैं ब्रिटिश काउंसिल वाले। तो ये चीज़ें हैं। तो अच्छा, आपने क्या करना है, जैसे आपका GPA अगर 3.3 वगैरह के अराउंड है, और आपका जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया है चैट में, 3.4, हाँ जी, 3.4 है होने से। तो ये देखें, उन्होंने एवरेज GRE स्कोर भी मेंशन किया होता है कि कितना मतलब क्वांट होना चाहिए और कितना वर्बल होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम आइल्स जो है 6 की रिक्वायरमेंट है। यूनिवर्सिटी मतलब कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका GPA ज़्यादा अच्छा है तो आपके चांसेस भी हैं इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए। और फीस भी इसकी ज़्यादा की कम है, इसकी कम है। यूनिवर्सिटी ज़्यादा की जो फीस होती है वो 70, 80, 90 इस तरह स्टैंड करती है। इस यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी कम है। और अगर आप GRE नहीं दे रहे तो आपने क्या करना है कि आप वही यूनिवर्सिटी देखें
व्हाट इज द अचीवेबल जीआरई स्कोर यूजुअली लाइक आइल्स हैज एवरेज ऑफ 6 बैंड्स। अचीवेबल स्कोर तो लोग 330 भी ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, कोशिश करनी है तो 320 तक अगर आप ले लेते हैं ना, तो आपकी मेजोरिटी यूनिवर्सिटी जो है ना, 80% 90% यूनिवर्सिटी जो है ना, आपको एडमिशन दे देंगी। 320 इज अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। लेकिन मिनिमम मिनिमम ना 310 से नीचे ना जाइएगा। 310 से नीचे जाता है तो फिर थोड़ा सा ना चांसेस जो है ना कम होने लग जाते हैं। तो थ्री ये टेन अचीवेबल और होता थ्री है, फॉर एग्जांपल 8.5 बैंड आयर्स का आता है तो वो 330 के बैलेंस्ड होता है। नहीं, आइल्स और जीआरई बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, मैं उसको वैसे आप इससे एक कंपेयर ना करें। बैलेंस पूछ रहा हूँ ना, जैसे 8.5 आयर्स का लेना तकरीबन बहुत कम लोगों का आता है, तो 330 भी हाँ ऐसा ही जी, है। हाँ जी, 330 भी ऐसा ही है। 330 में ना बेसिकली आइल्स जो है प्रिपरेशन कम मांगता है। जो जीआरई की प्रिपरेशन है ना वो ज़्यादा होती है। अगर आप ज़्यादा एम कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 4 to 5 मंथ तो चाहिए ही चाहिए ना। इसके बगैर और सिर्फ आपने सिर्फ जीआरई ही करना है, फिर जॉब के साथ आपने जीआरई नहीं करना, ठीक है। अगर आप 330 टारगेट करें, लेकिन 325 जो है, 320 जो है ना, ये एमआईटी और हार्वर्ड भी ना सेट कर रही हैं आपको, ये टॉप की यूनिवर्सिटी आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपका 310 315 के अराउंड आपका स्कोर है ना, तो आपका जो यूनिवर्सिटीज है ना, 50 से लेकर 150 जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें आपका एडमिशन जो चांसेस हैं वो हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको ये वेबसाइट खोली हुई थी, तो आप ये नीचे से कोशिश करें, जिनका जीपीए 3.5 से कम है वो नीचे वाली यूनिवर्सिटी में ना टारगेट करें, उनमें चांसेस ज़्यादा होंगे। और आइल्स अगर आपको ज़्यादा अच्छा है तो आपके और चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपने, बस आपने आपने क्या टारगेट करना है कि आपने यूएस एंटर होना है। अगर आपको यूनिवर्सिटी वहाँ पे अच्छी नहीं भी लग रही तो आप वहाँ पे स्विच कर सकते हैं, प्रोफेसर भी आपका स्विच हो सकता है, चीज़ें काफ़ी मैनेजेबल हो सकती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप एक दफ़ा बस एंटर होने की कोशिश करें। ये ना देखें मैंने एमआईटी और स्टैनफोर्ड की एम करना, आप कोशिश करें बस एंटर होने की कोशिश करें कि जहाँ पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, ठीक है। और ये जो जैसे कि 200 यूनिवर्सिटीज हैं, ये आप इनमें से सबको उसको देखें, इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, फिर उनके प्रोफेसर को अप्रोच करें, ठीक है। जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर से आपको मैं सर्च करके बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर, सी एस रिक्वायरमेंट्स, सी एस पीएचडी रिक्वायरमेंट। अच्छा, आपने सब में ना पीएचडी में अप्लाई करना है। उसका मतलब ये होता है कि पहले आप करेंगे एमएस वहाँ जाके, सही है, और फिर आपको पीएचडी में एनरोल किया जाएगा अगर आपका जीपीए और चीज़ें बाकी सारी मेंटेन्ड होंगी, ठीक है। अगर आपका जीपीए 3 वहाँ पे जाके एमएस में 3 से कम होगा तो आपको पीएचडी में आपको फिर एंट्री मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें रखनी है। और पीएचडी में जो है स्कॉलरशिप भी ज़्यादा होती हैं, आपको 4-5 साल के लिए वैसी फंडेड मिल जाएगी स्कॉलरशिप। अगर आप एमएस में अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग अप्लाई ज़्यादा कर रहे होते हैं और सीटें कम होती हैं, ठीक है। तो पीएचडी आपने सब में ना पीएचडी में ही अप्लाई करना। और यूएस की खासियत ये है कि यूएस में आप बैचलर्स के डायरेक्टली जो है, बैचलर्स के डायरेक्ट बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ये है, उसने रिक्वायरमेंट दी हुई है। अच्छा, मैंने प्रायोरिटी डेडलाइन उसने दी हुई 15 फेब। प्रायोरिटी डेडलाइन का मतलब ये होता है कि जो टीए शिप वगैरह होती है ना, उनकी जो है ना डेडलाइन ये हैं 15। जिनकी बाद में है, वो उसका मतलब है कि वो फिर क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो कोशिश करें 15 से पहले पहले हर चीज़ आपकी, आपका जीआरई भी उधर पहुंच जाना चाहिए। अच्छा, जीआरई जब आप अटेम्प्ट करते हैं ना, तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि आपके पास ऑप्शन आती है कि आप ना फ्री आउट ऑफ कोई कॉस्ट नहीं लगेगी आपकी, आप 4 यूनिवर्सिटीज में ना अपना भिजवा सकते हैं टेस्ट। तो हर यूनिवर्सिटी का ना कोड गिवन होता है कि 4 डिजिट कोड होता है, 5018 5010, इस तरह कोड होता है, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गिवन होता है। तो आपने ना उन्हें भिजवाना होता है, तो वो ईटीएस वाले खुद ही भेजते हैं। ये आपका जो पहले 4 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे होंगे ना, आपने ना अपने जहन में रखना है कि मेरा जीएलई स्कोर अगर 310 से ऊपर आया तो आपने ये 4 यूनिवर्सिटीज में भिजवाना उसी वक्त, टेस्ट के फौरन बाद, यानी कि घर आके। टेस्ट के उसी वक्त आपके कंप्यूटर आपके हाथ में होगा, आपने उधर अप्लाई करना है, उधर उधर भिजवाना टेस्ट, और वो 5 वर्किंग डेज में ना पहुंच जाएगा उधर। अच्छा, 4 के बाद जितनी भी बाकी यूनिवर्सिटीज है ना, उसमें आपके ना $40 एक्स्ट्रा लगेंगे हर ईच यूनिवर्सिटी जो आप अप्लाई कर रहे होंगे। तो कोशिश करें वो जो आप 4 यूनिवर्सिटी जो सिलेक्ट करें ना, वो बहुत ही इंतहाई ध्यान से सिलेक्ट करें, और कोशिश करें कि वो सेफ हों, सेफ ऑप्शन हो। तो ये आपने ना अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, वो जीआरई का जो स्कोर आएगा उस हिसाब से आपने ना करना है। आपके माइंड में होना चाहिए अगर आपका 310 से कम आता है तो आपने किस फोर में अप्लाई करना है, 310 से ऊपर आता है तो किस फोर में अप्लाई करना। तो ये चीज़ें आपने ध्यान से करनी है, ठीक है। अ, इसके अलावा मैं आपको ये दिखा रहा था डिग्री एंड जीपीए रिक्वायरमेंट देख लेते हैं इस यूनिवर्सिटी की।
बैचलर्स होना चाहिए। अच्छा, इसमें यूनिवर्सिटी में क्या है, 2.5 जो है ना से ऊपर वाला अप्लाई कर। अच्छा नहीं, यहाँ पे उसने लिखा हुआ द मिनिमम जीपीए इज कुमुलेटिव 3 ओवरऑल, तो 3 होना चाहिए। अच्छा, ये ग्रेजुएट कोर्स वर्क के लिए है। 2.5 वाला भी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो आप 2.5, जिनका 2.5 है उससे ऊपर भी है तो वो अप्लाई जरूर कर सकता है, मतलब इसमें, ठीक है। एडमिशन ग्रांटेड नहीं, लेकिन कर सकता है अप्लाई। जब प्री रैक किसने मेंशन किया हुआ है पीएचडी के लिए, तो आपको ये पढ़ना, मतलब आपने डिग्री में ये कोर्स पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। ये सारी रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल कर दें तभी आप पीएचडी के लिए एनरोल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसने आइल्स का भी दिया, ये जिसका 6.5 है वो तो लाजमी उसमें अप्लाई करे, ठीक है। और क्या है यहाँ पे जीआरई का तो मेंशन नहीं किया हुआ इसमें, देख लेते हैं। अच्छा, ये नेटिव के लिए बात ही है, एडिशनल स्टैंडर्ड फॉर जीआरई, इसको देख लेते हैं। जीआरई के वजह से उसने मेंशन तो नहीं किया हुआ, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें जीआरई चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा, अगर मेंशन नहीं किया हुआ ना, ज्यादातर जो नीचे वाली यूनिवर्सिटी, मतलब कि जिनकी लो रैंक यूनिवर्सिटी होती हैं, वो जीपी रिक्वायरमेंट नहीं होती उनकी। तो और ना कोशिश करें कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग ज़्यादा होती है। प्राइवेट में फंडिंग तो होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि सीट्स कम होती हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? पब्लिक प्राइवेट का कैसे पता चलता है? उनकी वेबसाइट पे लिखा होता है, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं ना, जितनी भी स्टेट के नाम पे होंगी वो सारी पब्लिक होती हैं, ठीक है। जैसे एक यूनिवर्सिटी है डिपाउल यूनिवर्सिटी, वो स्टेट के नाम पे नहीं है। सपोज ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डिपाउल यूनिवर्सिटी तो ना ये है प्राइवेट, लेकिन इनकी रिसर्च अच्छी है। यहाँ पे ये देखें, ये लिखा भी होगा यहाँ पे प्राइवेट, ठीक है। तो इसमें ये वाली यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये टॉप 100 में भी आती है, ठीक है। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका सीन बनता है इसमें। और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उसकी जो लो लो रैंक है ना, उसमें आप देखें। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उनकी जो टॉप रैंक है उसमें आप देखें, क्योंकि टॉप रैंक जो प्राइवेट में होंगे ना, उनके पास जो होंगे जो पैसे होंगे, यानी फाइनेंशियल एड के चांसेस होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, इसका मैं आपको रिक्वायरमेंट दिखा भी देता हूँ। सब में आपने पीएचडी में अप्लाई करना है, एमएस पे किसी में अप्लाई ना कीजिएगा, ठीक है। और आप एमएस करके छोड़ भी सकते हैं, वो आपसे बॉन्ड साइन नहीं करवाते। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे वो दिया हुआ है एडमिशन रिक्वायरमेंट, देख लेते हैं। ये देखिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। जो आप पर्सनल एसओपी देना है आपने, ऑफिशियल जीआरई स्कोर रिपोर्ट टेस्ट विद इन 5 ईयर्स, 5 साल वैलिडेशन होनी चाहिए, यानी 5 साल के अंदर अंदर हो। 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, ठीक है। और एक ये फॉर्म है, ये पता नहीं फॉर्म फिल करना होगा, देख लेंगे इसको फिर। अच्छा, और आपको जो आइल्स चाहिए वो 6.5 चाहिए। और जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन जिन्होंने अप्लाई करना, वो इस फॉर्म को जो है ना फिल करके, और उसकी जो फीस जो है ना, डोमेस्टिक के लिए 25 है, हमारे लिए जो है 75 है। जिसने अप्लाई करना है वो इस एप्लीकेशन पोर्टल पे जाएगा, एप्लीकेशन यहाँ पे जाके फिल कर देगा, ठीक है। और पहले आपने वेवर के लिए अप्लाई करना है। वेवर नहीं मिलता तो फिर आप अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग है तो आप फीस भरें, वरना ना भरें, ठीक है। तो बड़े ध्यान से जो यूनिवर्सिटी है ना आपने इस तरह चूज करना, जैसे ये है ना, इसको आप ग्रेजुएट एप्लीकेशन में चले जाए। तो उसके बाद आपने सारा जो है ना ओवरऑल, हाँ, एक और चीज़, कुछ स्टेट्स, कुछ ना यूनिवर्सिटीज काफ़ी जो है ना छुपी भी होती है। छुपी का मतलब होता है लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो है ना तकरीबन 4,000 है ना ओवरऑल यूएस में। तो कोशिश करें 2-3 ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढें जिसमें लोग अप्लाई कम कर रहे हो, ठीक है। और फंडिंग भी अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे मिल रही हो, या आपको प्रोफेसर की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए, तो पहले आप उधर उसको देख लें कि ये यूनिवर्सिटी है। ये स्टेट, जो स्टेट के नाम पे यूनिवर्सिटी होती हैं वो काफ़ी कॉमन होती हैं, और लोग वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो मशहूर होती हैं। और उस स्टेट्स लोग सब ये क्या करते हैं, स्टेट्स के नाम पे सर्च कर रहे होते हैं, और उनको वो यूनिवर्सिटी का नाम सबसे पहले आ जाता है, उसमें फिर अप्लाई करते हैं। तो आप ये करें कि उस स्टेट की ना पब्लिक यूनिवर्सिटी निकालें, सारी 15-16 जो निकलती हैं, उसमें से देखें कि किसके पास फंडिंग अपॉर्चुनिटीज है, जिसके प्रोफेसर ने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट किया कि मेरे पास फंडिंग है। तो आप वो यूनिवर्सिटी जो है ना 2-3 तो आप लाजमी करें, देखें उसमें कि क्या सीन बनता है।
ये मैंने क्लिक किया था लेकिन उसने, हाँ, कंबाइंड डिग्री और नॉन डिग्री विद। अच्छा, तो आप इसमें मेरे ख्याल से अंडर टू अप्लाई, ये आप ये वाला ही करेंगे इसमें। अच्छा, क्वेश्चन आया है, प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट करने का भी तरीका बता दें। अच्छा, प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट करने का तरीका ये है कि आप एक ईमेल लिखेंगे, ठीक है। ईमेल में आपने सबसे पहले लिखना है ग्रेजुएट पीएचडी एप्लीकेंट फॉर मशीन लर्निंग, या आप कह दें जो भी आपका सब्जेक्ट आप इसमें अप्लाई करना, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर करता हूँ। हाँ जी, usnews.com। अच्छा, प्रोफेसर कनेक्ट करने का तरीका बताया था। बॉडी आपकी, बॉडी में है ना, क्या करना है आपने, थोड़ा सा ना पहले एफवाईपी का जिक्र करें, और आप थोड़ा सा जीपीए अच्छा है तो आप वो जरूर बताएं कि मेरा ये जीपीए है, और मैंने ये एफवाईपी पे काम किया हुआ है, और 2-3 हैकाथॉन की जो विनिंग है वो बता दें पॉइंट्स की फॉर्म में, बुलेट पॉइंट्स में। और जो आपके अचीवमेंट्स हैं, 3 या 4 जो अचीवमेंट्स हैं वो लिख दें। और उसके बाद आप नीचे कहें आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम, और मेरा इंटरेस्ट जो है वो आपकी जो है ना मैच करता है इसके साथ। तो ये आप लाइन लिखेंगे। उसके बाद आप उसको बता दें कि मेरा जो जीआरई है ना वो इस डेट को है, और मैंने आइल्स दे दिया, और ये मेरा आइल्स का है। और साथ ना जब आप अप्लाई करेंगे ना, आपने सीवी भी एक ही पीडीएफ अपलोड करना है, तो उसके अंदर सीवी सबसे पहले, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट अपनी, तीसरे नंबर पे अपना आइल्स का स्कोर, अगर जीआरई तो चौथे नंबर पे जीआरई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने एक पीडीएफ बना के और उसको भेजनी है। मल्टीपल पीडीएफ ना भेजिएगा, एक ही पीडीएफ बना के भेजिएगा, ठीक है। और जब इंटरव्यू आए तो आपने ना बोलना है कि आप स्लैक पे जाके पूछ सकते हैं कि उसके बाद किस तरह मतलब फर्दर मूव करना, ठीक है। इंटरव्यू में बेसिकली आप अपनी स्लाइड वगैरह बना के उनको शो करेंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। मोस्टली आधे घंटे या 40-40 मिनट्स के होते हैं, तो आप ये एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ये क्या है, क्या पूछ रहे हैं, सर वेबसाइट का लिंक शेयर। अच्छा, वेबसाइट का लिंक उन्होंने शेयर कर दिया, usnews.com। मैं आपको यहाँ पे चैट में दे भी देता हूँ, ये वाला, हाँ, यही वाला है, ठीक है। आप इसमें ना डिफरेंट जिसके अगर केमिस्ट्री है या मैथ है वो भी आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। जिनका जीपीए लो है वो नीचे वाली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, ठीक है। और जिनका हाई है वो थोड़ी सी अपर वाली यूनिवर्सिटी में देख देख लें जिनका क्राइटेरिया मीट हो रहा है। अच्छा, अच्छा, जस्ट अच्छा, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट का मैं तरीका बता रहा था आपको। 6 यूनिवर्सिटीज जो होनी चाहिए वो आप 6 या 7 यूनिवर्सिटी आपकी सेफ ऑप्शन होनी चाहिए, ठीक है। सेफ का मतलब है आपने सारा वेबसाइट, प्रोफेसर ने आपको यस भी किया, ठीक है। और या दूसरी ऑप्शन ये है कि आपका सारा, आपने सारी वेबसाइट देखी उनकी और आपकी सारी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ये हो सकता है, हाँ, 6-7 यूनिवर्सिटी ये हो गई। और बाकी जो बाकी 6-7 यूनिवर्सिटी है उसमें थोड़ा सा आप गैम्बल ले सकते हैं। गैम्बल से मुराद ये है कि हाँ, 6-7 यूनिवर्सिटी वो आपने सेफ ऑप्शन भी देखनी है, उसके अलावा ये भी देखना है कि उनकी जो फीस बिल्कुल ना पे ना करनी पड़े आपको, ठीक है। कोशिश करें कि आपको वीवर मिल जाए। वीवर नहीं मिलता तो फिर आपको लगता है कि वो प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप अप्लाई कीजिएगा, वरना आप फिर थोड़ा सा 1-2 में रिस्क ले सकते हैं, अगर आप लेना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि उसमें हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर नीचे करके। आइल्स का अगर इसको विदाउट प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस की फंडिंग मिल सकती है। हाँ जी, विदाउट प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस से आपको टीएशिप मिल सकती है, अगर आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन कमेटी दे देती है तो। यूनिवर्सिटी की ना कुछ वेबसाइट पे लिखा होता है कि इनको ना आप डायरेक्टली, जो जो भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो है ना जिनकी फंडिंग पीएचडी होती है ना प्रोग्राम, तो वो आपको टीएशिप ऑफर करते ही करते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिखी हुई है ये चीज़, जो पीएचडी में अगर आप इनरोल्ड हो गए ना तो आपको फंडिंग लाजमी मिलेगी, बेशक टीए की फॉर्म में, ठीक है। तो आपके एकदम अगर आप टीए लग जाते हैं ना, तो आप टीए अगर आप चाहते हैं कि मैं रिसर्च असिस्टेंट बन लूँ, तो आप वहाँ पे जाके जो प्रोफेसर होते हैं ना उस यूनिवर्सिटी के, तो आप उनको जाके कह सकते हैं कि भाई मुझे जो है ना, मैं आपके साथ काम करना चाह रहा हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है। तो आप उनके ऑफिस जाके विजिट करके ना उनको इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको आर ए आर ए शिप मिल जाए। तो टी अगर आपको टी ए शिप का शौक नहीं है तो आप उसमें भी जा सकते हैं, आर ए शिप में। अच्छा, टी ए शिप में कुछ यूनिवर्सिटी में मसला ये होता है कि वो आपको सिर्फ 9 मंथ्स जो है ना आपको पैसे देते हैं, ठीक है। मतलब आपके जो मंथली जो पेमेंट जो भी होगी वो 9 मंथ की होगी, और बाकी जो समर के 3 मंथ होगा ना उसमें नहीं होगी। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी समर में भी कुछ ऑफर करती हैं कोर्सेज, वो रख लेते हैं आपको प्रोफेसर, लेकिन कुछ में नहीं होती। तो आप अगर आप चाहते हैं कि आप 12 के 12 महीने करें तो आपको फिर रिसर्च असिस्टेंट की तरफ वहाँ पे जाके ना टी एक सेमेस्टर कर लें, और नेक्स्ट सेमेस्टर जो समर आएगा उसमें आप कह दें कि मुझे आर ए की तरफ मूव करना, तो आप कर सकते हैं, स्विचिंग कर सकते हैं आप उसमें, अगर आपको प्रोफेसर रख लेता तो।
तो ये चीज़ें जो है ना यूनिवर्सिटी में वहाँ पे पॉसिबल हैं। और जहाँ तक मैंने सुना है टीएशिप का, जो मेरा ही, दोस्त है यूएस में, तो वो बता रहा था टीएशिप की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू आर एज। तो और उनकी पेमेंट भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा फर्क होता है। तो आपको 20 आवर्स देने पड़ते हैं, यानी 4 आवर्स पर डे के हिसाब से होता है, या अगर आप फ्लेक्सिबल भी हो सकता है अगर वो प्रोफेसर की डिमांड होती है। तो उसमें आपने क्विज़ेस वगैरह और उसका जो कोर्स मटेरियल है ना वो आपने डिज़ाइन करना होता है। कुछ कुछ केसेस में आपको वो पढ़ाने को भी कह सकता है, इन केस ऑफ लैब्स वगैरह। तो ये चीज़ें होती हैं। और कुछ केसेस में आपको क्या कहते हैं, आपको वो वेबसाइट हैंडल भी करनी पड़ जाती है जो प्रोफेसर की होती है। तो आपको ईमेल्स के रिप्लाई भी, अगर वो दे, कुछ में होता है ऐसे, तो आपको ईमेल्स का कहता है कि ईमेल्स पढ़ के मुझे बताओ या थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करके दे दो। तो टी ए में रिसर्च वाला भी काम थोड़ा सा आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर होता है वो आपकी क्या काम देता है। अच्छा, टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है? नहीं नहीं, टीचिंग रिक्वायर्ड नहीं है उसमें। बस क्या होता है, अच्छा मैंने एक और उन्होंने बात दोस्त ने की हुई थी कि अगर आपका आइट्स कम है ना, जैसे 6.5, और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है 7.5, और टीचर ने आपको कह दिया कि हाँ मैं इसको रख लूंगा, ठीक है, तो वो आपका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और आप फिर उस यूनिवर्सिटी में लाजमी अप्लाई करेंगे अगर आपको प्रोफेसर ने बोल दिया तो। क्योंकि वो आपको फिर वेव ऑफ मिल जाएगा, और आपको फिर क्या करना पड़ेगा, वहाँ जाके आपको एक इंग्लिश का कोर्स पढ़ना पड़ेगा साथ, और फिर आप वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं एज अ टीचिंग असिस्टेंट, ठीक है, टीचर या जो भी आ रही है अगर आपको रखा है तो आपको वहाँ जाके बेसिकली इंग्लिश का कोर्स पढ़ना पड़ेगा, और आप फिर कर सकते हैं। ये मेरे फ्रेंड है, कोलीग है, उन्होंने मुझे बताया था ये चीज़। जी आप कोई अस्सलाम क्वेश्चन है? सर। जी। सर ये एक क्वेश्चन मेरा ये था कि आप यूनिवर्सिटी सर्च किस तरह कर रहे हैं, मतलब एक एक यूनिवर्सिटी और स्टेट में सर्च करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप ये मतलब अप्रोच किया सर्च करने के लिए? अच्छा, ये जैसे मैंने आपको बताया ना, ये वाली वेबसाइट है, इसके अंदर जो नीचे जाएंगे ना आप, तो ये मिक्स ही है, मतलब ये अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स नहीं है, ये मिक्स है। तो आपने क्या करना है, जो अगर आपके जीपीए वगैरह कम है तो आप नीचे वाली यूनिवर्सिटीज में आप कोशिश करें अप्लाई करें। अगर आपका जीपीए थोड़ा सा बेहतर है तो आप मिड मिड टीयर में ना अप्लाई करने की कोशिश करें। तो आप इन यूनिवर्सिटी के जाके ना आप सर्च भी कर सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप ईच यूनिवर्सिटी को खोल के ना आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा रिसर्च वाला काम है, और थोड़ा टाइम लगाएं, आपको फिर पता चल जाएगा कि किस तरह क्या चीज़ें हैं। अच्छा सर, मेरी कंडीशन ये है कि मेरी ग्रेजुएशन हो गई है, 3.5 GPA, लेकिन मेरा आइट्स है ना दिसंबर में। और काफ़ी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कि जिनकी फ़ीस भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर दूँ। लेकिन आइट्स नहीं होगा तो इससे मसला होगा, या मैं लिख दूँ क्या आइट्स की जगह के, मतलब डेट लिख दूँ, या क्या कोई कुछ इस तरह का प्रोसीजर होता है कि मतलब कि आप आइट्स की बुकिंग डेट शो करा दो कि भाई मेरी देखिए बुकिंग हुई हुई है? आपका आपका जीपीए कितना है? मेरा 3.5। अच्छा, तो आप क्या करें, अप्लाई कर दें। कुछ यूनिवर्सिटीज में ना वहाँ पे वेबसाइट में लिखा हुआ भी होता है कि आइट्स वेवर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप अप्लाई करें, अगर आपको वेवर मिल जाता है तो आप उसमें अप्लाई कर दें, ओवरऑल आपकी एप्लीकेशन फिल हो जाती है। बेसिकली वेवर इस तरह मिलता है कि आप उनके कोऑर्डिनेटर को मेल करते हैं, ठीक है, और आप उनको अगर आपको जीपीए की बेस पे शायद मिल जाए, और कुछ उन्होंने वेबसाइट पर भी लिखा होता है। लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप आइट्स दें ही लाजमी, क्योंकि उसके बगैर जो है ना एडमिशन लेना मुश्किल होता है। जी आइट्स जी सर, चाहिए ही वो चाहिए तो मैं होता है। दूंगा इंशाल्लाह, दिसंबर में दूंगा, लेकिन टाइम काफ़ी है और उसकी डेडलाइन मिस हो रही है, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था। हाँ, अगर आप दिसंबर में दे रहे हैं ना आइस, तो आप फिर अप्लाई कर दें। ये कह रहे कि मेरा ना दिसंबर में आइस आ जाएगा, तो आप डेट लिख के ना ईमेल ईमेल करें प्रोफेसर को, और कोशिश करें 15 दिसंबर से पहले पहले जो है ना आइस दे दें, और 15 से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आप वो दे देना टेस्ट कौन सा वाला, कंप्यूटर बेस्ड, तो उसमें 3-4 दिन में रिजल्ट आ जाता मेरा 7th को है, 7 दिसंबर को, और लेकिन पेपर बेस्ड है। है। अच्छा, तो पेपर बेस्ड में मसला ये होगा कि उसका रिजल्ट मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते बाद आएगा। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं है कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आप उसमें फिर ये देख लें कि जिनकी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन 31 दिसंबर या फर्दर जनवरी में है, तो आप वो अप्लाई कर लें। लेकिन एक दो यूनिवर्सिटी वो भी देख लें जिनकी 15 दिसंबर वाली, क्या पता आपका चांस, उनको बोल दें कि इस डेट को है, और आप प्रूफ वगैरह भी दे दें, ईमेल वगैरह भी, शायद आपका चांस बन जाए। ईमेल करके आप पूछ चले। सकते हैं ना उनके कोऑर्डिनेटर को। अच्छा सर, डिग्री की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती ना, क्योंकि मेरी अभी फिनिश हुई है, अभी डिग्री आई नहीं। डिग्री की रिक्वायरमेंट आपको जब एडमिशन मिल जाएगा तब आपको कहेंगे कि आप सबमिट करो, या
उसको स्क्रूटनाइज करके आपको भिजवाना पड़ता है ना उसको। तो जी जी, तब तक तो आ आपकी छः जाएगी। छः हाँ तब तक आ जाएगी, तो फिर ओके सीन है। इसलिए तो सर बोलते हैं कि आपको जो 7 8 सेमेस्टर में वो तो लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि उनकी डिग्री आ जाती है मतलब 6 7 महीने के अंदर। थैंक यू सर। अच्छा मेरा जो GRE है वो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला पॉसिबल है। अच्छा क्वेश्चन जो है ना, आपको कोई हो तो आप सिलेक्शन पूछिएगा, टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा, जो नेक्स्ट सेक्शन का टाइम आने वाला है। तो हम ना नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर लेंगे। अगर किसी के क्यूरियस वगैरह हो तो मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और 2 3 और वेबसाइट बता दूंगा कि किस तरह आपने जो है ना क्या कहते हैं छांटी करनी यूनिवर्सिटी कौन सी, किस तरह सेलेक्ट करनी 15 यूनिवर्सिटीज। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज़ करें अपने लिए। यस सर, वो स्लाइड पे शेयर करना, चलो सही है, मैं शेयर कर दूँगा। ये वाली वेबसाइट है वैसे, ये जो US न्यूज़ वाली है, ये तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ अभी ना स्लैक के अंदर, ठीक है। और बाकी जो है वो आपको मैं किसी सर्च वगैरह करके भी बताता हूँ, क्योंकि रैंडमली मैं सर्च करता हूँ तो वो मुझे मिल जाती है। पहले तो मैं उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट वगैरह पोर्टल वगैरह खोल के देखता था, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका एक अरेंज ऑर्डर में मिल जाती है, फिर आप सर्च करके देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। रैंडमली आएंगे ना तो फिर वो पता नहीं चलता कि कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, कौन सी नीचे वाली है, कौन सी लो रैंक है, तो वो चीज़ें जो है ना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसलिए ये अगर आप खोल लेना तो आपको आइडिया हो जाता है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलें सही है, फिर मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।